your shoes, your footwear tells about your personality. आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आज हम मौजूद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की नगर पंचायत चिरैयाकोट में पीकेएस पब्लिक स्कूल के परिसर में, और हमारे साथ मौजूद हैं दानिश अहमद ख़ान साहब, जो इस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक बोला ना? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, करता धरता हैं, जो कुछ कह लीजिए। और अल्लामा इकबाल साहब की एक लाइन है कि हज़ारों साल तक नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। मतलब कि कोई चीज़ रात नहीं हो सकती है। ये चीज़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे चिरैयाकोट जैसे क्षेत्र में हम लोगों ने बचपन से देखा है, पढ़ाई भी यहाँ पे किया है, कि एक कॉन्वेंट स्कूल का जो खाका है, जहाँ पे नैतिक मूल्यों के साथ साथ अच्छी शिक्षा और अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा, जो कि एक मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चाहे कोई राजनीति के लिए या किसी और चीज़ के लिए कितनी भी गाली दे दे, वो अलग विषय है। हर काम आपको हिंदुस्तान में भी बैंकिंग से लेकर तमाम सेक्टर्स में कहीं चले जाएंगे बिना अंग्रेज़ी के नहीं होगा। लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा जो इस क्षेत्र में, चिरैयाकोट जैसे क्षेत्र में नगर पंचायत बनने के पहले की भी मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्वेंट का जो एक सोच थी और जो भी स्कूल थे वो उस लेवल के नहीं है। मुझे ये कहने में ज़रा सा भी हिचक नहीं हो रही, क्योंकि ये सच्चाई थी। उसको पहली बार मूर्त रूप दिया यहाँ पर इनके वालिद साहब ने, परवेज़ अहमद ख़ान साहब ने, पीकेएस पब्लिक स्कूल के नाम से। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, एक सोच शुरू हुई जो क़ुर्ब जवार के चारों तरफ के लोग जो लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर होते थे, आज़मगढ़ कम से कम मऊ, लेकिन यहाँ पे कम से कम अपने बच्चों की बेसिक एजुकेशन को अच्छे माहौल में, अच्छे नैतिक मूल्यों के माहौल में, अच्छे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जहाँ पे अच्छे से हो सके, अंग्रेज़ी शिक्षा, अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा के साथ साथ वो एक खाका तैयार करके यहाँ पे उन्होंने रखा। काफ़ी संघर्षों के बाद ये पीकेएस पब्लिक स्कूल यहाँ पर ऐसे सामने आया, जिससे सारे लोग यहाँ के और आसपास के गांव के, आसपास के क्षेत्र के काफ़ी दूर तक यहाँ के शिक्षा व्यवस्था से अपने बच्चों को लाभान्वित करते रहें। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि आज यहाँ के बारे में कुछ बात किया जाए, और दूसरी जनरेशन जो परवेज़ अहमद ख़ान साहब की है, उनके बेटे दानिश अहमद ख़ान से बात करना चाहेंगे। कुछ ज़्यादा तो हमने नहीं बोल दिया? नहीं दानिश जी, आपने जो बोला है बिल्कुल बहुत नहीं, अब इनके मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सही में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है। अगर आप इसको ग्राउंड रियलिटी पर चेक करना चाहते हैं और पहले से और आज के वक्त से अगर तुलना करना चाहेंगे, और जो स्कूलों की यहाँ पे हालात थी कॉन्वेंट्स की, अगर देखेंगे तो आपको मेरी बात कहीं से गलत नहीं लगेगी, और जो लोग यहाँ के हैं वो जानते ही होंगे। खैर, इसलिए दानिश साहब, मैं पहली बात, आपने वक्त दिया आज बातचीत करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं कुछ आपके पर्सनल मुद्दों पर, कि आपके बचपन की तरफ चलते हैं, जो एक फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, वो तय करते हैं कि आगे, बहुत कुछ तय करते हैं कि आगे आप क्या करने वाले हैं। तो कैसा बचपन रहा, ब्रिंगिंग अप कैसी रही, और किन किन व्यक्तित्व का और किन किन लोगों का आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा असर पड़ा? दानिश जी, सबसे पहले आपके सवाल का आंसर देने से पहले मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस पीकेएस पब्लिक स्कूल को इस काबिल समझा, और आप हमारे चीज़ों को कवर करने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं और अपना समय दे रहे हैं। ये विद्यालय जो आपने बोला कि बहुत ही तरक्की कर रहा और सारी चीज़ें, ये सब सिर्फ और सिर्फ आप जैसे अभिभावक हैं, बहुत सारे लोग, और यहाँ की जनता है चिरैयाकोट नगर पंचायत की, इस 30 किलोमीटर का एरिया हम कवर करते हैं, इन सभी लोगों का प्यार और विश्वास हम सब पे अटूट बना हुआ है, जिसकी वजह से हम अग्रसर अपने हर वर्ष तरक्की करते जा रहे हैं। आपका पहला सवाल ये रहा कि मेरा बचपन कैसा रहा। तो मेरा बचपन सबसे पहले न कि साधारण और बहुत आसान नहीं रहा, मेरा बचपन बहुत ही एडवेंचरस रहा। और किन लोगों का इसमें रोल रहा, इसमें रोल सबसे पहले मेरे वालिद साहब परवेज़ अहमद ख़ान, उनका जो है रोल बहुत ही बड़ा रहा। उन्होंने सिर्फ मुझे डिसिप्लिन नहीं, बल्कि उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ मुझे डिसिप्लिन
और सबके साथ बैठना उठना बोलना तरीका सब कुछ उन्होंने सिखाया, और ये मेरा रहा बचपन। और वालिद का तो समझ लीजिए फिर उनकी कोई जगह नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, लेकिन उनके अलावा किन लोगों से आप ज़्यादा अपने क़ुर्ब जवार में, अपने आसपास आप प्रभावित हुए? देखिए, मेरा स्कूलिंग जो हुई है, मेरी शिक्षा दीक्षा जो है क्लास थर्ड से, मैं बहुत छोटा था क्लास थर्ड में, थर्ड का बच्चा एक छोटा ही माना जाता है दानिश जी, और क्लास थर्ड में ही मुझे हॉस्टल में, जहाँ पे आवासीय स्कूल हॉस्टल में मुझे डाल दिया गया, जो कि इलाहाबाद में सिचुएटेड है, जिसका नाम बॉयज़ हाई स्कूल है, BHS के नाम से बड़ा प्रसिद्ध स्कूल है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी वहाँ से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है, आई सपोज टिल क्लास 6। तो वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई हॉस्टल में, और उस स्कूल का सबसे बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। मुझे मेरे पिताजी ने, मैं कहूँगा बल्कि मेरे पिता ने ये जो मुझे अवसर दिया और मुझे भेजा, उस समय उनका वो डिसीज़न जो रहा मुझे बॉयज़ हाई स्कूल भेजने का, वो बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने सबसे बड़ा डिसीज़न लिया मुझे वहाँ भेजकर। मैंने वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन नहीं, उसके साथ ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके साथ बहुत सारी बेस्ट चीज़ें उस विद्यालय में मैंने सीखी है। वहाँ अगर बात करूँ, जैसे आपने पूछा पिता के अलावा और किसका रोल रहा, तो वहाँ के सारे टीचर्स का भी रोल रहा, मगर सबसे बड़ा रोल मेरे एक हॉस्टल वार्डन थे वहाँ पर, जिनका नाम मिस्टर मगावन था। मिस्टर मगावन सर जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल मेरी लाइफ में मुझे सिखाया। एक छोटी सी चीज़, जब भी मैं अपना जूता पॉलिश किए बिना स्कूल जाता था, तो मुझे सबसे पहले उन्होंने सिखाया, मुझे आज भी याद है, भूलता नहीं है, कि दानिश, अगर स्कूल तुम्हें जाना है और ऑफिस जाना है या कहीं भी तुम्हें पहुंचना है, तुम्हें सबसे पहले अपने शूज़ को एकदम चमका के जाना होगा। चाहे वो पॉलिश है पिछली रात, तो भी तुम्हें सुबह उस पर ब्रश मारना होगा। अगर सुबह उस पर ब्रश मारते हो, तो मैंने बोला सर इस पे ब्रश, मेरा शूज़ पॉलिश है, मगर उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मैं आज तक सीख गया हूँ कहीं भी जाता हूँ। उन्होंने बताया, योर शूज़, योर फुटवेयर टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। आपका जूता, आप कैसा जूता पहन रहे हैं और कैसे मेंटेन रख रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को सबसे पहले पोर्ट्रे करता है। तो मैंने ये अपने हॉस्टल के मिस्टर मगावन से सीखा, उनसे बहुत चीज़ें सीखी। और मेरी स्कूल लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि मैंने आपको बताया, मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही एडवेंचरस रही, सिंपल नहीं रही। दानी जी, इसमें एडवेंचरस कहने का मेरा मतलब ये रहा कि मैं शुरू से, मेरे पिताजी की वजह से मेरे अंदर ये चीज़ रही कि मैं हर चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरे पिता ने बोला सब कुछ सीखो, सब जानो, वैल्यूज़ जानो, मोरल्स जानो, डिसिप्लिन जानो, सब कुछ जानो। तो मैं सबसे पहले कूदा एक फील्ड में, वो है स्विमिंग की फील्ड। मैं स्विमिंग में सबसे पहले मैंने स्टेट लेवल कंपटीशन को मैंने रिप्रेजेंट किया। जैसे ही स्विमिंग को मैंने रिप्रेजेंट किया, तब तक जो है, जब नेशनल के लिए सेलेक्ट होना था, तो मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया नेशनल में, उतनी मेरी स्पीड नहीं थी। बट फिर अचानक से मैं कूद चुका बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में जब कूदा, तो वहाँ भी मैंने स्टेट में जो है अपना सिलेक्शन दिया। उसके बाद बास्केटबॉल सीखा, तो कुछ दिनों बाद मुझे शौक चढ़ गया कि अब मुझे बॉक्सिंग भी सीखनी है। तो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे स्टिचेस है, अगर आप करीब करेंगे, जूम करेंगे, तो ये मेरे बॉक्सिंग में ही फटा हुआ है। मैं अपने स्कूल में बॉक्सिंग करता था और बड़ा अच्छा मैंने वहाँ पे सीखा। तो बॉक्सिंग सीखा, फिर उसके बाद मैं नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC में मैं विंग कमांडर रहा। उसके बाद मैंने अपना A, B और C सर्टिफिकेट्स तीनों प्राप्त किए, मैंने उसके एग्जामिनेशंस भी दिया है। फिर उसके बाद उसी विद्यालय से जब देखा गया कि मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, तो बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब भी मुझे उसी विद्यालय द्वारा 2010 में मुझे उससे सम्मानित किया गया, जो कि मेजर जनरल AGB जैनीस ट्रॉफीज़ के नाम से वो अवार्ड उस विद्यालय में BHS में जाना जाता है। ग्रेजुएशन आपकी कहाँ से हुई? ग्रेजुएशन उसके बाद मैंने जो है शारदा यूनिवर्सिटी से किया, BCom ऑनर्स। अब यहीं पे आता है एडवेंचर जो आपने पूछा, और मैंने आपको बताया मेरी लाइफ सिंपल नहीं रही। यहीं से एडवेंचर चालू हुआ कि जब मैं शारदा यूनिवर्सिटी में गया, मैंने BCom ऑनर्स किया, क्योंकि मेरे पिता तब जो है बिज़नेस का काम करते थे। दैट मीन्स उनका महिंद्रा की शोरूम हुआ करता था आजमगढ़ में। तो सब ने बोला कि तुम कौन सी फील्ड चूज़ करोगे, तो मैंने बोला कि मेरे पापा बिज़नेस करते हैं, मैं भी बिज़नेस करूँगा, तो चलिए हम फील्ड चूज़ करेंगे BCom ऑनर्स, दैट मीन्स कॉमर्स। तो हमने कॉमर्स चूज़ कर लिया। कॉमर्स चूज़ करने के बाद शारदा यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर हुआ कि अब MBA करना है। MBA I did from Amity University, which is situated in Noida. That is the main campus. It is a very good university and renowned university. तो वहाँ से हुआ क्या, Amity University is a university which gives a very good placement. मैं ये किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अंदर की बातें बता रहा हूँ जो मेरे साथ खुद बीती हुई है।
तो एमिटी यूनिवर्सिटी से जब मैं प्लेसमेंट के लिए बैठने वाला था, प्रमोट करना भी ज़रूरी है। अगर किसी की ज़िंदगी से कि चिड़ैयाकोट से कोई निकल के वेल एजुकेटेड हो सकता है, अच्छी एजुकेशन ले सकता है, एक मुकाम तक जा सकता है, तो अगर इससे कोई अगर प्रमोट होता है, कोई प्रेरित होता है, प्रेरणा इसी तरह से मिलती है। ठीक है, हर कोई अमिताभ बच्चन से प्रेरित नहीं होता है। सभी चीज़ें, ठीक है, जो ग्राउंड से लगे हुए लोग हैं उनसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। एकदम। तो एमिटी यूनिवर्सिटी से जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन MBA इन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस मैंने किया हुआ है, तो प्लेसमेंट प्रोसीजर पे मैं बैठने वाला था प्लेसमेंट के लिए। तो बहुत सारी कंपनियां आई, तो तब तक मेरे पिताजी का एक ही सवाल था मुझसे कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस है, बट मेरे पिता उससे पहले जो है शिक्षा के क्षेत्र में उतर चुके थे, उनको जो है समाज के लिए कुछ करना था। तो उन्होंने फिर मुझसे बोला कि आओ अपने काम को, अपने स्कूल को देखो और समाज के लिए कुछ करना है, शिक्षा के लिए कुछ करो, एजुकेटेड हो, ये सारी चीज़ें दी। तो मैंने सब कुछ देखते हुए तुरंत वहाँ से डिसीज़न लिया कि मैं प्लेसमेंट प्रोसीजर में नहीं बैठूंगा और सीधा चिड़ैयाकोट की धरती पे मैंने कदम रखा और यहाँ से फिर शुरुआत हुई इस स्कूल को देखना और इसको संवारना। चलिए शुरू करते हैं। ये PKS पब्लिक स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम का चिड़ैयाकोट का इस तरह का पहला एक कॉन्वेंट स्कूल, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी पहला, क्योंकि उसके पहले भी काफ़ी खुले, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे नैतिक मूल्यों, अनुशासन और अच्छे व्यवहार की कर्मशाला के साथ साथ अच्छी पढ़ाई का माहौल देने वाला खासकर नौनिहालों का पहला इस तरह का इंस्टीट्यूशन जिसको आपके वालिद ने शुरू किया, इसके नित नए परवाज़ के पर आप खोल रहे हैं। आगे का ब्लूप्रिंट बताइए क्या है। देखिए, ये विद्यालय टोटल इसको 19 वर्ष हो चुके हैं। आज हम 20वें वर्ष में इस PKS पब्लिक स्कूल में चल रहे हैं। 2006 में इस्टेब्लिश्ड हो चुका था PKS पब्लिक स्कूल। और इस स्कूल में हम लोगों ने जितनी भी, हमारा सिर्फ फोकस स्ट्रेंथ पे नहीं है कि बच्चे बढ़ें और बच्चे बहुत ज़्यादा हो। मेरा सीधा फोकस है कि आपके पास 1500 बच्चे हों चाहे 2000 बच्चे हों, हमें उन 1500 बच्चों में क्वालिटी देनी है। इसी को देखते हुए अब हमारा आगे का जो ब्लूप्रिंट की आपने बात की, CBSE के गाइडलाइंस के अनुसार हम जो है अपना बाल वाटिका स्कूल खोलने का प्रयास करने जा रहे हैं। वो हमारा स्कूल किसी भी शहर में हो सकता है। अभी हमने उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है कि वो किस शहर में डाला जाएगा, जिसमें कक्षा नर्सरी से लेकर बाल वाटिका स्कूल। तो अगर मान लीजिए कि इसको एक लेमैन को समझना हो तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बाल वाटिका स्कूल बेसिकली जो CBSE की गाइडलाइंस कहती है, CBSE की, उसमें नर्सरी टू क्लास 5 के बच्चे होते हैं। तो हमारा प्लान क्या है, देखिए स्कूल्स बहुत जगह खुलते हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, हर साल खुल रहे हैं स्कूल और सब इस क्षेत्र में अच्छा काम कर भी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, सब लोग अपने अपने से बेहतर ही कर रहे हैं। मगर बाल वाटिका हमारा खोलने का रीज़न ये है कि हम उस नर्सरी, LKG, UKG और 1 से 5 तक के बच्चे को उसी टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। अगर उसका वॉशरूम है तो उस बच्चे के हिसाब से होगा, उसका क्लासरूम है तो उस बच्चे का क्लासरूम उसके हिसाब से होगा, उस बच्चे की एजुकेशन है तो एजुकेशन उस हिसाब से होगी। हम बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट क्वालिटी के साथ उस स्कूल की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि PKS की दूसरी ब्रांच है, जो मैं उम्मीद करता हूं और सभी अभिभावकों से निवेदन भी करता हूं कि आप सब दुआ करें कि हम जल्द से जल्द उसको खोलने में जो है सक्सेसफुल हो सके और इंशाल्लाह उसको हम जो है 2 से 3 वर्ष के अंदर उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे। मौजूदा दौर में एक विद्यालय चलाने में ज़्यादा चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या आपने महसूस किया अभी तक? देखिए दानिश जी, चैलेंजेस, विद्यालय अगर आप चला रहे हैं तो चैलेंजेस बहुत होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आप हो सकता हो अगर मेरे सामने बैठे वाला आदमी, मेरे सामने अगर कोई बैठा है तो वो चैलेंजेस को ना समझे कि ये इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बट एक्चुअल फिगर क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो सिर्फ हम जानते हैं जो उस विद्यालय को चला रहा होता है। एवरी सिंगल डे, हर एक दिन इस विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में चैलेंजेस होता है। कभी आपको पता चलेगा कि आपको, अगर आपने किसी टीचर को डांट दिया तो कोई टीचर उस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेता है, नेगेटिव ले लिया, तो अगले ही दिन पता चलेगा कि आपके पास रेजिग्नेशन लेटर तैयार है। रेजिग्नेशन लेटर अगर तैयार है तो वो टीचर अगर छोड़ के जा रहा है तो आप उसको रोक भी नहीं सकते, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते। टीचर चला गया तो अभिभावक को अगर आप समझाने जाओगे तो अभिभावक को आप समझा नहीं पाओगे कि क्यों टीचर गया। ऐसा नहीं होता कि स्कूल टीचरों के लिए बॉन्ड नहीं बनाता या उनसे कुछ एग्रीमेंट नहीं साइन करता, ये भी हम करते हैं। बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्कूल को चलाने में, जो हम चैलेंजेस फेस करते हैं, वो है टीचरों का।
टीचर्स को मेंटेन करना और स्टाफ को कई सालों तक मेंटेन करना, ये एक विद्यालय के लिए इस समय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अगर मैं पीकेएस पब्लिक स्कूल अपने इंडिविजुअल विद्यालय की बात करूं, तो पीकेएस पब्लिक स्कूल में हमारे लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम एक शहर में नहीं बसे हुए हैं और हम एक गांव में भी नहीं बसे हुए, हम बीच में बसे हुए हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आजमगढ़ के एकदम बॉर्डर पे हैं और मऊ के भी एकदम बॉर्डर में बीच में। तो उस चीज़ को भी देखते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमारे जो अभिभावक जितने भी पीकेएस पब्लिक स्कूल में 1500 बच्चों के अभिभावक हैं, उनको फ़ीस की समस्या बहुत आती है। फ़ीस कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूँ, अगर फ़ीस नहीं आएगी तो व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रॉब्लम सभी को होगी, हमें भी फेस करनी पड़ती है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें फ़ीस टाइम पे नहीं मिलती। जैसा कि शहर में और जगह 2 मंथ 3 मंथ एडवांस भी लिया जाता है, यहाँ एडवांस की तो बात छोड़ दीजिए, हाँ 6-6 महीने का एडवांस रहता है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबकी फ़ीस जो है कहीं ना कहीं पेंडिंग रहती है, टंगी रहती है। सत्र बीत जाता है, नया सत्र भी चालू हो जाता है, तो ये हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं आज के ज़माने की बात करूँ तो पीकेएस की मैं सीधे बात करूँ, हम सिर्फ यहाँ किताबी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, जिसमें हर एक बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट सीख सके, जो एनईपी की गाइडलाइन सीबीएसई की भी कहती है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम दानिश जी ये आती है, मैं आपको बता दूं, अच्छा ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप जो मेरा इंटरव्यू आज ले रहे हैं, आपका भी नाम दानिश है और मेरा भी नाम दानिश है, ये बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है। तो दानिश जी, एनईपी की गाइडलाइंस कहती है कि आप अपने शिक्षा के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देना है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम काम करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्षेत्र में पीकेएस पब्लिक स्कूल जहाँ सिचुएटेड वहाँ ये आती है कि हमारे अभिभावक ये नहीं समझ पाते कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फंक्शन, डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, स्केटिंग, सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। आप जैसे ही एक फंक्शन करने के लिए उठिए, स्कूल मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। एक माता पिता अपने घर पे बैठ के अपने बच्चों को सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते कि बेटा आओ बैठो, आज मैं तुम्हें सिंगिंग सिखाऊंगा, बेटा आओ बैठो, आज मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। बच्चा अपने घर पे समय कम देता है, स्कूल्स में ज़्यादा समय देता है। तो स्कूल का ही कर्तव्य और काम है कि हम सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप एक फंक्शन करने चलेंगे तो 10 गार्जियन खड़े रहेंगे और सीधा उनका कहना रहेगा इस क्षेत्र में कि फिर से फंक्शन हो रहा है, फिर से इवेंट्स हो रही है, फिर से सारी चीज़ हो रही है। मगर अगर उसके अंदर हम जाकर देखें तो एक क्लास के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले 3 ही बच्चे होते हैं। हर बच्चा नहीं हो सकता। कोई बच्चा ऐसा होगा जो डांस में रुचि रखता है, कोई ऐसा होगा जो सिंगिंग में रुचि रखता है, कोई ऐसा होगा जो एंकरिंग में रुचि रखता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो, तो मौका हमें वो देना पड़ेगा। ये तीनों प्रॉब्लम्स दानिश जी बहुत ही आसानी से मैंने बता दी है, मगर इसके पीछे हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। ये चैलेंजेस हमारे लिए बहुत ही है। ये स्विमिंग पूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया जा रहा है। ये स्विमिंग पूल का कार्य चल रहा है, जिसमें बच्चे अपना समर में सारे क्लासेस लेंगे। हफ्ते में एक दिन इनकी क्लासेस शेड्यूल रहेगी। अच्छा, हाँ, ये होपफुली समर में हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टीट्यूशन को चलाना कांटों भरा ताज है, इसमें इतनी आसानियां नहीं है। लेकिन अगर आपके अपने इनपुट से कहें कि हर इंसान को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि ख़ुद में अभी क्या कमियां रह गई हैं, तो आप भी करते होंगे अपने इस विद्यालय के लिए, विद्यालय परिवार के लिए। तो आपको क्या लगता है, और जो पेरेंट्स से जो चीज़ें, जो इनपुट्स मिलती है कि ये शिकायत, ये कमी, आपको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पे अभी काम करना है? देखिए, काम हमें, अगर मैं अपने विद्यालय पीकेएस की बात करूं तो हमें काम ही करना है दानिश जी। अगर एट द बैक में जाकर कहूँ, हंटिंग पॉइंट क्या है, कहा जाए एकदम से हंटिंग पॉइंट की अगर मैं बात कहूँ दानिश जी, तो होते रहेंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी में पहले है, काम हमें करते ही रहना है। बस सीधी सी बात है, हमें इस विद्यालय से हर एक फील्ड में, जो मेरा मेन टारगेट है, जिसके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, हर एक फील्ड में हर एक बच्चा हमें निकालना है। हर एक बच्चा हमें निकालना है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और ये बहुत ही गर्व की बात है इस पूरे चिरैयाकोट नगर पंचायत क्षेत्र के लिए कि पीकेएस 4 सालों से
अपने बच्चे हर एक फील्ड में उनके बच्चे अलुमनाई जितने पास आउट बच्चे हैं नाम करते जा रहे हैं। मैं अगर आज की बात करूं दानिश जी, मैं सिर्फ आज की ही बात आपसे करता हूं, बहुत देर का मैसेज नहीं है मेरे पास, ये रेगुलर हमारे बच्चों का है। अब एक बच्ची है संजना कौशिक, जिसका आज ही आया है, आज ये यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर ये बन गई है, जिनको सम्मानित किया गया है आपके जो है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। आज ही इस बच्ची को सम्मानित किया गया है। इसका पूरा सारी चीज़ें जो है बनी हुई है, यूपीएससी नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, जिसमें आपके स्पेशल प्रेजेंस ऑफ ब्रजेश पाठक जी थे और ये सारी चीज़ें थी। तो ये आज का है, ऐसी एक नहीं, हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जहां हम सब जो है हर एक फील्ड में जो है हम नाम करते हुए जा रहे हैं। जी ठीक है, अपने विद्यालय के टीचर्स की कार्यशैली के बारे में बताइए, कैसे वो लोग काम करते हैं। देखिए, टीचर्स इस विद्यालय में बहुत ही बड़ा सपोर्ट और बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। टीचर्स के बिना ये विद्यालय कभी नहीं है। और इस विद्यालय की सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे, अगर स्कूल की मैं बात करूं तो मैंने जैसा आपको बताया कि 19 साल इस स्कूल को हो चुका है, तो मैं थोड़ा नाम भी लेना चाहूँगा। मेरे यहाँ नीरज सिंह हैं जो कि 19 साल से इस स्कूल में टीचर है। अच्छा, वो शुरुआती दौर से अभी तक है। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं, मेरे यहाँ सुधा पांडे मैम है जो कि इंग्लिश की टीचर हैं, सीनियर क्लास 10th और क्लास 9th एंड 10th को पढ़ाती हैं, जो 12 साल उनको हो चुका है। उसी तरीके से हिंदी की टीचर हैं सरिता पांडे मैम, उनको भी 12 साल हो चुका है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब ये है, और भी लोग हैं, कहने का मतलब ये है कि हम अपने स्टाफ को उस तरीके से रखते हैं और उनकी टाइमिंग और उनकी सारी चीज़ें ऐसे मैनेज करते हैं कि वो अपना लंबा टेन्योर यहाँ देते हैं। अगर एक विद्यालय में एक लंबे टेन्योर तक एक अगर अध्यापक नहीं टिका रहेगा तो तब तक बच्चों से उतना घुल मिल नहीं पाएगा। मेरा सीधा सा सभी विद्यालय से भी मैं कहूँगा कि आप अगर एक साल सोचते हैं कि मेरा बच्चा, जैसे दानिश भाई आपकी बच्ची का नाम फातिमा, अगर मैं फातिमा की बात करूं, फातिमा अगर क्लास 3rd में है इस साल शायद, अगर फातिमा क्लास 3rd में पढ़ रही है तो एक स्कूल सोचता है, टीचर सोचता है, गार्जियन सोचता है कि 3rd में है, 3rd में एक क्लास टीचर 1 साल रहना चाहिए, पढ़ा ले, नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्लास टीचर मिलेगा। मगर मेरा सीधा सा कहना ये है कि अगर 3rd में क्लास टीचर ने पढ़ाया, 4th में बदल जाएगा तो काम वहीं एंड नहीं होता। 3rd वाला क्लास टीचर आपकी बच्ची के लाइफ में 12th तक होना चाहिए, वही पास आउट कराए आपकी बच्ची को, वही फेयरवेल में बैठे आपकी बच्ची के साथ, ताकि हर एक बच्चे को हर एक अध्यापक जान पाए। क्योंकि टेन्योर सिर्फ 1 साल का नहीं, एक क्लास टीचर ने 1 साल तक एक बच्चे को देखा। तो मैं उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें मेरे प्रधानाचार्य राजेश मिश्रा जी हैं, उनका बहुत ही बड़ा रोल है इन सारी चीज़ों में। उनका एक ही नारा है इस विद्यालय में कि नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, मेरे प्रिंसिपल राजेश मिश्रा जी का। तो हम सब की कोशिश रहती है एक भी बच्चा इस मतलब किसी भी तरीके से छूटा ना रह पाए। बच्चे पूरा रोबोट्स बनाना, ड्रोन बनाना, ये सब बनाना सब बच्चे सीखते हैं, सारा बच्चे काम करते हैं। यह सब बच्चे आर्डिनो जैसे सब बच्चे जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब बच्चे यहाँ पे सीखते हैं, सब बच्चे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा। ये सब ये नहीं कि ये प्रोडक्ट जैसे तो हर क्लास का अलग अलग क्या है, वो डेली है या नहीं, हफ्ते में 2 हफ्ते में अलग अलग सबका हो। जैसे ये चीज ऐसे आती है, ये बच्चों ने बनाया, अब ये इसमें बेसिकली ये सब ऐसे आता है। तो ये बच्चे जो है इसके पार्ट्स को ऐसे बनाना सीखते हैं, तो दे लर्न कि what is robotics, artificial intelligence, what is robotics, what is artificial intelligence, ये सब सारी चीज़ें बच्चे सब यहाँ सीखते हैं। इसमें माइक्रोचिप होती है, नई चीज़ फिर बच्चे ऐसे अपनी बनाते हैं, ये सब बच्चे बना के सब सीखते हैं। इनको रेगुलर जो है इनके पीरियड्स होते हैं बच्चों के सीखने। तो यहाँ पे मतलब कोऑर्डिनेट कौन करता है? यहाँ AI के टीचर हैं, रोबोटिक्स एंड AI के टीचर। अच्छा, सारी किट्स है, सब किट्स में बच्चे बेसिकली सब सीखते हैं। सारी AI रोबोटिक्स के टीचर्स हैं। अब जैसे एक किट की मैं बात करूं, अब जैसे ये किट है फॉर एग्जांपल, ये बेसिकली बच्चे जो है पूरा सीखते हैं। ये बच्चे इस
इससे क्या है, बच्चे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोडिंग करते हैं बच्चे डी कोडिंग करते हैं। फिर कोडिंग से क्या क्या होता है, बच्चे कंप्यूटर के थ्रू फिर इस पे जो है अपना कमांड देते हैं, ये कमांड करो तो चीज चलेगी, हाथ दिखा दो तो रुकेगी। तो ये बच्चे फ्यूचर के लिए रेडी किए जा रहे हैं ताकि बच्चे सारी चीज सीख जाए। इसी तरीके से अभी से AI तो इतना ज्यादा हर चीज में इसी तरीके से ये हमारे पास जो है 3D प्रिंटर है। ये दिस इज अ बेसिकली 3D प्रिंटर। दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एजुकेशन। इसमें बच्चे बेसिकली क्या होता है, बच्चे इस पे कमांड देते हैं, कोई भी कमांड बच्चों ने दे दिया कि हमें ये बनाना है, तो ये 3D प्रिंटर के पीछे वायर लगा हुआ है। अच्छा, ये वायर, इसी वायर के माध्यम से ऐसी चीजें बना देगा। जैसे ये यहाँ तुरंत बन कर जाएगा जो कमांड अब बॉटल का कमांड देंगे, बॉटल बना देगा। मोबाइल का कमांड देंगे, मोबाइल ऐसा प्लास्टिक का बना देगा। पीके पब्लिक स्कूल सब इसी ने लिखा है। तो 3D प्रिंटर, इसी से बच्चे वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर उसमें जान डालते हैं थ्रू कोडिंग, डी कोडिंग, वायर और ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ से इस प्रिंटर से बनाया जाता है बच्चा। फिर आगे जो है इसकी प्रक्रिया जो अभी बता रहे थे दानिश सर, वो सारी चीजें होती रहती है इससे AI की। जैसे है ना, वो कहते हैं ना कि द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड टॉट इन इंडिया खासकर इज़ वेरी पेकुलियर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा वक्त तक टीचर रहेंगे और बच्चे वो आगे जाएंगे, वही टीचर्स रहेंगे, तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी रहेगी तो वो उस पर उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और ये बतलाइए कि अभिभावकों से और स्टूडेंट्स से जो आपसे जुड़े हैं, वो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें, अपने मेरे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो एक स्कूल फेस करता है। जैसा कि मैंने पिछली वाली बातों में मेंशन किया कि अभिभावक जो है एक स्कूल में मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अभिभावकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब किसी भी विद्यालय में, किसी भी विद्यालय की मैं बात करूं, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हैं या अब्रॉड भी आप काम कर रहे हैं, तो एक विद्यालय में अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें आप लोग, और उस विद्यालय में अपना समय दें, न कि 1 साल 2 साल पे अपने आप को चेंज करें। मैं कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम आपको 5 साल देना है 5 साल दीजिए, 10 देना है 10 दीजिए, मगर 5 साल से कम तो आप किसी विद्यालय में नहीं दीजिए। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर एक अध्यापक नया एक विद्यालय में आता है तो कोई ये बारीकी नहीं जानता जिस पे हम काम करते हैं। 1 साल लगता है उसको प्रिंसिपल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखने में, 1 साल लगता है मैनेजमेंट के तरीके को सीखने में, और 1 साल लगता है उसको स्कूल के तरीकों में ढलने में। तो जब तक वो ढलता है तो बच्चे का समय बीतता है तो कूद कर वो अध्यापक कहीं और चला जाता है। तो ये अगर अध्यापक करते रहेंगे तो इससे बच्चों को और इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही दिक्कत आने वाली, बल्कि आ रही है। तो आप सब से मेरा निवेदन है कि आप सब अपनी कंसिस्टेंसी एक विद्यालय में जहाँ भी है मेंटेन रखें। आपको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू हैव द फुल राइट टू टेक योर डिसीजन। आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर किसी विद्यालय से आपकी चीज़ें नहीं बन पा रही है, आपकी एक्सपेक्टेशन तक एक मैनेजर या प्रिंसिपल नहीं पहुंच पा रहे हैं, यू हैव द फुल राइट टू चेंज। बट आई रिक्वेस्ट एंड अर्ज ऑल द टीचर्स टू प्लीज़ मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर इन ईच एंड एवरी स्कूल। बच्चों का आपने दूसरा सवाल पूछा दानिश भाई कि बच्चों को मैं क्या बोलना चाहूँगा, तो बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, शिक्षा जहाँ से मिले, जैसे मिले वहाँ से प्राप्त करो। जहाँ से मिले, आपको लगता है यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है, सीखो। घर में बैठे हो, खाली टाइम है, लाउड स्पीकर पे बगल में कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, आपको सुनाई दे रहा है और वहाँ आप जा सकते हो, पहुँच जाओ, कुछ न कुछ सीखने का मिलेगा, बल्कि टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेनिफिट आपको उससे मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ में यही एक चीज़ को पकड़ा कि मुझे सब कुछ सीखना है, तो ही मैं स्विमिंग में स्टेट खेल पाया, तो ही मैं बॉक्सिंग में खेल पाया, तो ही मैं एनसीसी में जा पाया, तो ही मैं हर एक फील्ड में अपने आप को प्रूव कर पाया। तो मैं सिर्फ अपना उदाहरण ही नहीं देना चाहूँगा, मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, लर्न एंड गेट योर सेल्फ एजुकेटेड फ्रॉम एवरीवेयर एंड एवरी फील्ड वेयर यू गेट द थिंग्स टू लर्न फ्रॉम। ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से छोटे पौधों को बार बार उखाड़ के इधर उधर नहीं लगाया जाता, वो सूख जाते हैं। इसी तरह से अगर बच्चे हैं
तो उनको एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बार बार अगर निकालना है, आपको ले जाना है, अगर विद्यालय में आपके हिसाब से अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही तो वो अलग बात है, लेकिन एक बात सोच लीजिए कि और किन्हीं कारणों से बार बार अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करिए। ये सच्चाई है। और ये भी बात है जो आपने कहा कि कहीं से ज्ञान मिले, सीखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पवित्र होता है, वो जहाँ से मिले वो ले लेना चाहिए। सही है। और बच्चों के मॉरल एजुकेशन और व्यक्तित्व निर्माण के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ आपके यहाँ कराई जाती है? आपने थोड़ा सा बतलाया, तो इसको फिर से एक बार। हमारे यहाँ नहीं, एक चीज़ मैं नहीं बता पाया था। अगर मोरल की बातें करें और क्या क्या सिखाया जाता है, तो हमारे यहाँ एक LTA की क्लासेस चलती है। उसको हम लोग बोलते हैं लेजर टाइम क्लासेस, LTA, लेजर टाइम एक्टिविटी क्लासेस। इसमें हम क्या करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन बच्चों का एक 0 पीरियड बनता है जो कि 1 आवर के करीब का रहता है। उसमें हम बच्चों को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स देते हैं जिसमें बच्चों को सारी चीज़ें सीखनी होती है। वो क्लासेस की बेल नहीं होती। उसमें सबसे पहले हम उन बच्चों को निकाल लेते हैं जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, एक चीज़। दूसरा क्लास होता है इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, क्योंकि जो स्कूलों में अगर रेगुलर पीरियड की बात करें तो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास नहीं चलती, भले इंग्लिश का लेक्चर और पीरियड चलता है। दूसरा क्लास बच्चा चूज़ कर सकता है। ये अभिभावकों को हम लोग हर साल ऑप्शन देते हैं, ये पिछले 5 सालों से हम करते हुए आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन बच्चों को मिलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास। फिर चौथा आता है स्केटिंग, 5वां आता है फिर आपका पेंचिक सलाट, फिर कराटे, उसके बाद डांस और उसके बाद म्यूज़िक। ये हर फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन हफ्ते में 1 घंटे की क्लास रोज़ की जाती है, जिससे हमारे बच्चे सीखते हैं। विद्यालय में कभी भी कोई इवेंट और फंक्शन करना है तो फंक्शंस करने के लिए विद्यालय क्या करता है, या हम भी पहले किया करते थे, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 10 दिन पहले बच्चों को सिखाने की कोशिश करते थे। मगर इन एक्टिविटीज़ से क्या होता है, हमारे बच्चे PKS के पहले से परफेक्ट हो चुके हैं। हमें एक फंक्शन करना, हमने एक बार बच्चों को बोला यू ऑल हैव टू डू दिस, बच्चे तुरंत जो है एक डांस प्रिपेयर है। बच्चों को कुछ सिखाना नहीं है, बच्चे स्टेज पे तुरंत कर देते हैं। दिस गेस्ट आर कमिंग, एक गेस्ट आ रहे हैं, आज अचानक से एक प्रोग्राम देना है, अगले दिन बच्चों को बोला, बच्चे रेडी हैं, तुरंत उसको करके दिखाते हैं। तो ये सारे एजुकेशन स्टडीज़ के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो NEP भी कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि सबसे बड़ी है, उसके तहत हम लोग ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं। किन लोगों को आप ज़्यादा पढ़ते हैं किताबों में? क्योंकि किताबों की ऐसी दुनिया है कि ये सोशल मीडिया या इंटरनेट ये कितना भी आगे चला जाए, लेकिन उसकी जगह, किताबों की जगह कोई ले नहीं सकता, ना ले पाया है। तो अगर आप बताइए किन लोगों को आप ज़्यादा पढ़ते हैं, ताकि अगर आपके बच्चे सुने तो वो भी प्रभावित होकर के ऐसे लोगों को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। देखिए दानिश जी, सच बोलना चाहूँगा, मैं पढ़ के रीड करने में बहुत विश्वास नहीं रखता हूँ, और मैं पढ़ता भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा पूरा समय 24/7, अगर सिर्फ रात की नहीं, ये अलग बात है, व्यस्तता तो सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन जब वक्त मिलता है पढ़ने का तो किन को पढ़ते हैं? मैं सिर्फ एक ही इंसान है जिनके एक रूल को फॉलो करता हूँ, और मेरे नेचर को सब वो पहचानते भी हैं कि दानिश जी का नेचर या दानिश का नेचर, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं PKS पब्लिक स्कूल का, उनका नेचर ये है। मेरे अंदर एक ही चीज़ है कि मैं कभी अपना कूल जो है उसको हमेशा मेंटेन रखता हूँ। कभी भी मैं एंगर में नहीं आता हूँ, या कितनी भी प्रॉब्लम्स हो उस पर चिल्ला देना या बोल देना या डांट देना हमेशा काम रहता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा महात्मा गांधी के सिद्धांतों को फॉलो किया है। हमेशा उनसे ही मैंने सीखा है काम रहो। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं अरे इतनी बड़ी चीज़ हो गई, गुस्सा नहीं हुए, आपको तुरंत बोलना चाहिए था। मैं सीधा बोलता हूँ कोई बात नहीं, बीत जाएगा, ये समय है, अपने आप बात हो जाएगी, कल सुबह बात कर लेंगे, सही हो जाएगा। तो मैं ये सबसे पहली चीज़ अपने अंदर रखता हूँ, वो मेरे नेचर में लोगों को दिखता भी है। आई नेवर गेट एंग्री, आई नेवर शाउट एट एनी पीपल, आई सॉल्व थिंग्स वेरी स्लोली एंड वेरी काम। मतलब गांधी को आप फॉलो करते हैं? एकदम। ठीक है, एक आखिरी सवाल। हाँ। कि आज जिस तरह से देश में रंगों को तकसीम करके राजनीति की जा रही है, ये एक राजनीतिक सवाल भी हो सकता है थोड़ा सा या ज़्यादा सा, लेकिन आज हिंदुस्तानियत को और इस देश को मजबूत बनाए रखने के लिए, क्योंकि सारे लोग किसी जगह जब एक साथ तरक्की करेंगे, मिल करके काम करेंगे, बिना द्वेष के, तभी वो देश तरक्की कर सकता है। इसकी चर्चा, इसकी बातचीत हर प्लेटफॉर्म पे होनी ज़रूरी है। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे भी ये बात करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राजनीति के बारे में बात करूँ तो मैं किसी भी इंडिविजुअल, किसी के भी ऊपर न मैं बोल पाऊँगा, न मैं बोलना चाहूँगा, न मैं पसंद करूँगा बोलना। मगर अगर इस समय की बात करूँ
तो एक नारा है जो दिया गया है, किसी भी इंडिविजुअल पार्टी की मैं बात नहीं करूँगा, सबका साथ सबका विकास। देखिए, अगर ये नारा हम सब ने ठान लिया, सबका साथ सबका विकास, हम सब ने ठान लिया कि हम सब लोगों को सारी फील्डों में ऐसा करना है, सबको साथ लेके काम करना है, बच्चों के साथ भी काम करना है, अभिभावकों के साथ भी काम करना है, टीचरों को भी आगे लेके जाना है, तब जाके ये भारत आगे बढ़ेगा और ये बहुत ही आगे जाएगा। मगर शुरुआत इससे तभी होगी जब एक इंडिविजुअल आदमी, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैंने शुरुआत किया कि सबका साथ लेकर चलूं, सबका विकास करूं, तभी जाके ये भारत आगे बढ़ पाएगा। तो मेरे लिए ये नारा सबका साथ सबका विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के तहत हम लोग काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैनेजिंग डायरेक्टर पीकेएस इस पब्लिक स्कूल चिरैयाकोट से मोहम्मद दानिश खान साहब से हमारी बातचीत को सुन रहे थे। आगे सफ़रनामा ज़िंदगी की इस कड़ी में हम किसी और से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।